हेलो बडीज, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ और शॉकिंग न्यूज़ आ रही है। वो ये है कि एक एक्सपर्ट पैनल बनाया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसका नाम अब हो गया है, पहले MHRD हुआ करती थी। उन्होंने एक पैनल बनाया था ये इंश्योर करने के लिए या इस बात पे रिकमेंडेशन देने के लिए कि कैसे इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना चाहिए रिजर्वेशंस को IITs में और उनके फैकल्टी के रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में। तो इस पैनल की रिपोर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, इसकी न्यूज़ की डिटेल्स देखेंगे और हम जानेंगे कि क्या डेवलपमेंट रही हैं अब तक रिजर्वेशन जो फैकल्टी के रिक्रूटमेंट या अपॉइंटमेंट में पब्लिक सर्विसेज के, और उससे रिलेटेड हम देखेंगे जजमेंट्स जो अब तक के इम्पॉर्टेंट रहे हैं। हम आर्टिकल्स उसके एसोसिएटेड देखेंगे और देखेंगे कि क्या एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इस तरह के रिजर्वेशन के बारे में, या क्या मैंडेट है कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऐसी रिजर्वेशन के मेजर्स सरकार लेकर आती है। तो डिटेल से जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में। एक्चुअली गवर्नमेंट ने एक एक्सपर्ट पैनल बनाया था। उसने रेकमेंड किया था कि जो कास्ट रिजर्वेशन है ना फैकल्टी रिक्रूटमेंट में, उसको नहीं देना चाहिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में। देखते हैं कि क्या एक्चुअली पैनल को काम असाइन किया गया था कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना चाहिए अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज और फैकल्टी रिक्रूटमेंट में। तो एडमिशंस के प्रोसेस में तो इन्होंने किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं दिया है, लेकिन हाँ फैकल्टी रिक्रूटमेंट में इन्होंने बोला है कि INI इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के केस में, क्योंकि IIT INI है, उस केस में हमें रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। IIT के रिक्रूटमेंट में फैकल्टी के किसी भी तरह का कास्ट का रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। इन्होंने रिकमेंड किया था कि इन्हें जो IITs हैं उन्हें इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सीलेंस के अंदर ले आना चाहिए। एक शेड्यूल है जो सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन टीचर्स कार्डर एक्ट CEI एक्ट ऑफ 2019 का है, उस पे ले आना चाहिए। उसमें ऑलरेडी इंस्टीट्यूट्स हैं, तो उसमें लाने के बाद हमें, क्योंकि इस शेड्यूल में एक्चुअली क्या होता है, इस शेड्यूल में जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं होता है। तो देखते हैं, जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं। होमी भाभा कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, और इसके 5 कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूट्स हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग है। तो ये तो हो गई न्यूज़ जो एक्चुअली न्यूज़ थी। अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है। तो पब्लिक सर्विसेज में रिजर्वेशन या पब्लिक सर्विसेज के बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है वो 16(1) से आता है। 16(1) में क्या था, राइट टू इक्वालिटी, जैसा कि पार्ट 3 में है राइट टू इक्वालिटी। तो उसमें एक्चुअली क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है 16(1) में कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट या फिर अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। मतलब जो भी सरकार लेकर आएगी एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो उसमें हर किसी को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो आपको लगेगा फिर रिजर्वेशन कैसे आ जाए, जब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, रिजर्वेशन का तो कोई चांस नहीं है। लेकिन आप देखिए कि 16(4) में क्या प्रोविजन है। Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointments or posts in favor of any backward class. Backward class का मतलब होता है socially या educationally backward की बात कर रहे होते हैं, economically backwardness की बात नहीं कर रहे होते हैं। जो कि अभी recent में जो amendment हुआ उसमें economically backward class का भी बात किया गया है। तो वो जो सिटीजन्स हैं, बैकवर्ड क्लास के सिटीजन्स हैं, उनका अगर स्टेट की सर्विसेज में एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो सरकारों को रोका नहीं जा सकता उनके फेवर में रिजर्वेशन लाने के लिए। तो देखेंगे कि SC ST में रिजर्वेशन हुआ है, OBCs के लिए भी रिजर्वेशन हुआ है। तो इस तरह के रिजर्वेशन को चैलेंज किया गया। तो
इंदिरा साहनी केस जो पॉपुलर केस है, जिसे मंडल केस भी बोलते हैं, एक्चुअली इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था कि क्या ये रिजर्वेशन सही है। 16(4) जो हम रिजर्वेशन की बात कर रहे थे, इस तरह के बैकवर्ड क्लास के फेवर में जो भी प्रमोशन जो भी फेवर देंगी स्टेट्स, उसको एग्जामिन करने की बात आई थी। तो इंदिरा साहनी केस में एक्चुअली क्या किया था, कोर्ट ने जजमेंट पास किया था, उन्होंने अपहोल्ड की थी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी आर्टिकल 16(4) की। लेकिन अब क्या है, एक क्लॉज आता है कि देयर शुड बी नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन एंड रिजर्वेशन शुड बी कन्फाइंड टू इनिशियल अपॉइंटमेंट्स ओनली। दैट मीन्स कि अब क्या होगा कि एक बार अपॉइंटमेंट तो हो गया, जैसे आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी तरह के स्टेट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपका ओबीसी कैटेगरी का या फिर एससी एसटी की कैटेगरी का या फिर अब तो ईडब्ल्यूएस आ गया है, तो इन सारे क्राइटेरिया में अपॉइंटमेंट तो हो जाएगा। लेकिन इंदिरा साहनी के केस में ये बोला गया कि ये अपॉइंटमेंट इनिशियल अपॉइंटमेंट तक ही रहेगा, उसके बाद प्रमोशन में इसे नहीं एक्सटेंड किया जाएगा। लेकिन देखते हैं कि सरकार ने क्या किया। एक्चुअली सरकार ने इसके बाद 77th अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई, जिससे आर्टिकल 16(4)A इन्होंने इंक्लूड किया और इन्होंने कहा कि प्रोविजन था इस 16(4)A में कि प्रमोशन in matters of promotion with consequential seniority to any class or classes of post in the services under the state in favor of scheduled caste and scheduled tribes. That means state ने क्या किया कि अपनी सर्विसेज में जो है consequential seniority, जिसके बारे में मैं अभी बताऊंगी, उस तरह के consequential seniority शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रख दी। मतलब ओबीसी को तो चलो इन्होंने हटा दिया, क्योंकि इंदिरा साहनी जजमेंट में भी ओबीसी के लिए नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर जैसा इन्होंने रखा था। तो इनका कहना था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है या जजमेंट पास किया है कि कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी नहीं होना चाहिए, प्रमोशन नहीं होना चाहिए, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, इनिशियल अपॉइंटमेंट के केस में ही होना चाहिए, तो उन्होंने बोला, सरकार ने इसे नलिफाई कर दिया और बोला कि प्रमोशन तो होगा ही होगा, रिजर्वेशन होगा, वो भी कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी के साथ। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का मतलब है कि जैसे आज मैं कोई कैटेगरी की मैं किसी कैटेगरी से आती हूँ, मान लीजिए एससी एसटी, क्योंकि इन्होंने एससी एसटी को रिजर्वेशन दिया है कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का, तो मैं अगर एससी एसटी से आती हूँ और मेरे साथ कोई जनरल कैंडिडेट का बंदा भी अपॉइंट होता है, वो मुझसे सीनियर है ऑलरेडी, लेकिन जब प्रमोशन की बारी आएगी, क्योंकि रिजर्वेशन है प्रमोशन में एससी एसटी के, तो मैं पहले प्रमोट हो जाऊंगी। लेकिन जनरल का जो बंदा था या बंदी थी वो सीनियर है मुझसे, लेकिन उसका प्रमोशन नहीं होता, क्योंकि उसका प्रमोशन में तो कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि मैं एक स्टेप ऑलरेडी ऊपर जा चुकी हूँ। अब कुछ वक्त के बाद जब जनरल कैटेगरी के उस बंदे या बंदी का प्रमोशन होगा, तो ऐसा नहीं होगा कि वो वहां पर सीनियर होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेज में जब प्रमोट होकर वो बंदा आएगा, तो क्योंकि मैं एससी एसटी से बिलोंग करती हूँ और क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रमोट हो चुकी हूँ, तो मेरी सीनियरिटी उससे ज्यादा होगी। मतलब मैं उस नेक्स्ट स्टेज में मैं प्रमोटेड होंगी और प्रमोटेड जो हुई हूँ मैं उससे सीनियर कहलाऊंगी। तो ये कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का कॉन्सेप्ट है। सिमिलरली सरकार ने 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आई और 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आई, जो कि इंदिरा साहनी जजमेंट के हैं, कुछ गाइडलाइंस को नलिफाई करती है। देखते हैं कि आगे क्या हुआ, आगे की डेवलपमेंट्स क्या है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस तरह के अमेंडमेंट एक्ट्स को चैलेंज तो किया ही जाना है। तो सुप्रीम कोर्ट जनरली क्या करती है कि सिमिलर टाइप के जो केसेस होते हैं उन्हें एक साथ क्लब कर देती है, फिर उनकी एक साथ हियरिंग करती है। तो अभी सबरीमाला केस को भी क्लब किया गया है किसी और केस के साथ। तो सुप्रीम कोर्ट जनरली ये करती है कि आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है बहुत ब्रॉड होता है, क्योंकि वो बहुत सारे सिमिलर टाइप के केस होते हैं, उनको एक साथ सुनती है और डिफरेंट जजमेंट देती है। तो आपको देखिएगा कि बहुत ज़्यादा लिबरल इंटरप्रिटेशन होता है सुप्रीम कोर्ट का और बहुत ब्रॉड जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि जो भी चैलेंजेस आए थे इस तरह के सरकार के अमेंडमेंट एक्ट्स या लॉस के,
उनको साथ में क्लब कर दिया और उन्हें सुना 2006 के केस नागराज केस में। तो हम जानते हैं नागराज वर्सेस यूओआई का केस, ये एक्चुअली 5 बेंच जज थी जो कि देख रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो रिजर्वेशन की है प्रमोशन में SC/STs के, वो उसकी वैलिडिटी चेक करना था। तो इन्होंने अपहोल्ड किया कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी जो अभी मैंने बताया 16(4)(a) और कैरी फॉरवर्ड रूल जो 16(4)(b) है। कैरी फॉरवर्ड रूल में क्या था कि इंदिरा साहनी केस में क्या किया था, इंदिरा साहनी केस में जो गाइडलाइंस आई थी कि कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, जैसे कि पिछले साल की सीट्स हैं जो अनफिल्ड रह गई हैं, तो वो नेक्स्ट ईयर की या अभी इसी साल की सीट्स में काउंट नहीं होंगी, वो नलिफाई हो जाएंगी। उस चीज को भी सरकार ने एक्चुअली नलिफाई करते हुए कहा था कि वो लेकर आई थी कि हाँ कैरी फॉरवर्ड रूल भी होना चाहिए। तो 16(4)(a) और 16(4)(b) के जजमेंट को इन्होंने अपहोल्ड किया, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने एक और गुगली फेंकी। उन्होंने कहा कि लेकिन इस तरह के रिजर्वेशन इन प्रमोशन में SC/ST की बात कर रही हूँ, 3 कंपेलिंग रीजंस होने चाहिए। पहला होना चाहिए कि डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए बैकवर्डनेस को SC/ST की। दूसरा होना चाहिए कि SC/STs को ये मतलब उन्हें ये प्रूव करना पड़ेगा, SC/ST को जब भी रिजर्वेशन दे रहे हैं ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड हैं। तीसरा एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो आर्टिकल 335 के अंडर आता है वो मेंटेन्ड रहनी चाहिए। आर्टिकल 335 में ये है कि SC/ST को आप रिजर्वेशन देंगे लेकिन एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये नागराज वर्सेस यूओआई का केस है। ऑब्वियसली आपको तो पता है कि पॉपुलिस्ट मेजर्स की वजह से या फिर हिस्टोरिकल इनजस्टिस जो हुआ है, तो पीपल के, क्योंकि कई बार जुडिशरी को हम क्रिटिसाइज भी करते इसलिए कि वो एलिटिस्ट हो जाती है बहुत बार। जैसे महाराष्ट्र का जो SC/ST का था सिविल राइट्स वाला केस जो था, उसमें भी बहुत बार सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज किया जाता है कि वो एलिटिस्ट है या उनका जो जजमेंट था एलिटिस्ट था। तो इस जजमेंट को सरकारों ने चैलेंज किया, वेरियस सरकार ने चैलेंज किया और उस चैलेंज को सुप्रीम कोर्ट ने जर्नैल सिंह केस में सुना। नागराज जजमेंट को सेंटर ने ही चैलेंज किया था। तो इन सारे स्टेट्स के चैलेंजेस या प्ली जो थी और सेंटर की प्ली को एक साथ क्लब करके नागराज केस के जजमेंट को इन्होंने जर्नैल सिंह केस में किया। तो कोर्ट ने इस केस में यूनानिमसली होल्ड किया कि नागराज जजमेंट सही है। बस हाँ, उन्होंने एक चीज हटा दी कि बैकवर्डनेस जैसा जो अभी था, क्या था कि आपको डेमोन्स्ट्रेट करना होगा कि बैकवर्डनेस है SC/ST में, उस कम्युनिटी में, वो चीज हटा दी। क्योंकि आप कैसे बताओगे, किस बेसिस पर आप बोलोगे कि बैकवर्डनेस है। हाँ, इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेशन तो समझ आता है। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया बैकवर्डनेस का प्रोविजन, लेकिन साथ में उन्होंने क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है जो OBCs के लिए भी है कि एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम आने के बाद उसे OBC कैटेगरी को बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसी चीज को एक्सटेंड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC/STs के लिए भी सिमिलर टाइप का कॉन्सेप्ट लाना चाहिए और क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन जो है SC/STs को भी एक्सटेंड करना चाहिए। तो जो ही अब क्या होगा कि जो भी क्रीमी लेयर को बिलोंग करते हैं, तो अभी भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, अपॉइंटमेंट, इनिशियल अपॉइंटमेंट में किसी भी तरह का क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं है SC/ST का। लेकिन अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अब प्रमोशन के केस में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी लाना चाहिए, रिजर्वेशन जो होता है SC/ST के प्रमोशन में। तो रीसेंट जजमेंट आप देखते हैं कि रिसेंटली क्या जजमेंट आया है। आप देखेंगे कि उत्तराखंड गवर्नमेंट लेकर भी आई है कि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, लॉ लेकर आएगी कि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे प्रमोशन के केस में। तो मुकेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड केस में बहुत ही प्रोग्रेसिव जजमेंट बोलते हैं ऐसा कि सुप्रीम कोर्ट का आया था कि ये स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो रिजर्वेशन देना चाहती है या नहीं देना चाहती है। ये बहुत सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होगा, स्टेट पर होगा कि वो डिसाइड करेंगे कि इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन है SCs या STs का उनके स्टेट में या नहीं है।
और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि इस तरह का जजमेंट या स्टेट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं प्रमोशन एंड रिजर्वेशन, इसको फंडामेंटल राइट की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। मतलब ये स्टेट का प्रेरोगेटिव है कि वो प्रमोशन देना चाहती है या नहीं देना चाहती है, प्रमोशन में मतलब रिजर्वेशन देना चाहती है या नहीं देना चाहती है। तो ये हमने देख लिया कि एक्चुअली रिजर्वेशन से रिलेटेड क्या क्या केसेस हैं, क्या क्या डेवलपमेंट हुई हैं अब तक। इंदिरा साहनी केस देखा हमने, नागराज केस देखा हमने, जर्नैल सिंह केस देखा हमने, रीसेंट का मुकेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड का केस देखा। अब जानते हैं, क्योंकि पैनल ने मेंशन किया था कि आईआईटीज जो हैं आईएनआईज हैं, तो उनके फैकल्टी के रिक्रूटमेंट में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो आईएनआई क्या होते हैं? एक्चुअली ये स्टेटस जो है वो इंडिया के प्रीमियर पब्लिक इंस्टीट्यूट्स को दिया जाता है बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और ये कौन से इंस्टीट्यूशन होते हैं? विच सर्व्स एज अ पिवटल प्लेयर in developing highly skilled personnel within the specified region of the country or state। मतलब वो highly skilled personnel को डेवलप करती है, या ऐसा इंस्टीट्यूट जो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का स्किल पर्सनल डेवलप करती है इंस्टीट्यूट में या स्टेट में या स्पेसिफिक रीजन में। उन इंस्टीट्यूट को जनरली एनआईटीज आते हैं, आईसर भी आता है और एम्स भी आता है। तो जो भी इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं जनरली वो सब आते हैं। अब देखते हैं कि आर्टिकल्स एसोसिएटेड क्या है रिजर्वेशन से रिलेटेड, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो राइट टू इक्वालिटी देता है, फंडामेंटल राइट है वो। तो फिर कैसे स्टेट के पास ये प्रेरोगेटिव होता है कि वो गवर्नमेंट्स कैसे प्रेरोगेटिव्स यूज करती हैं कि वो रिजर्वेशन देगी? एक्चुअली आर्टिकल 46 में डीपीएससीपी में 16 तो जो हमने समझा वो समझा ही, 46 में भी है कि वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए काम करेगी स्टेट। दूसरा जो है प्रियम्बल में भी ये बात लिखी हुई है। इनफैक्ट डीपीएसपी में भी लिखा हुआ है कि सोशल जस्टिस इंश्योर करना है स्टेट को, और ये भी लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक जस्टिस भी होना चाहिए। तो सोशल जस्टिस कब होगा? सोशल जस्टिस तब होगा जब एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिसके साथ हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है उसे अपॉर्चुनिटीज मिले, या इक्विटी लेवल प्लेइंग फील्ड तब क्रिएट होगी ना जब रेस साथ में स्टार्ट हुई। ऑलरेडी लोग रेस में आगे गए हुए हैं। जॉन रॉल्स के बारे में तो आपने सुना होगा, वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जस्टिस की बात करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी देते हैं। तो उन सब थ्योरीज में यही होता है कि आप इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात तब करेंगे ना जब रेस साथ में ही स्टार्ट हुई हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, तब तो आप मेरिट या फिर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे। तो जो पीछे रह गए हैं एटलीस्ट उनको लेवल प्लेइंग फील्ड में लाने के लिए आपको रिजर्वेशन देना होगा। तो यही चीज है जो कॉन्स्टिट्यूशन भी इस कॉन्सेप्ट को लेता है, और वो सोशल जस्टिस की बात करता है। सोशल जस्टिस में क्या एजुकेशन आएगा, तो आर्टिकल 15 में भी बात की गई है रिजर्वेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए, और आर्टिकल 16 में पब्लिक सर्विसेज के रिजर्वेशन की बात की गई है। आर्टिकल 46 में तो खैर वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए स्टेट को काम करना है उनके डेवलपमेंट के लिए। तो ये सारे आर्टिकल्स बेसिकली स्टेट्स को या गवर्नमेंट ऑफ द डे को एक्चुअली एक प्रेरोगेटिव देते हैं या एक डायरेक्टिव देते हैं कि अगर डीपीएसपी को इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम बोल सकते हैं, तो वो स्टेट को देते हैं कि आप इस फील्ड में इस डायरेक्शन में काम करें। तो ये आज के लिए इतना ही है। That's it from my side. Thank you for watching my channel. If you liked my video, please subscribe and share. And if you think there's any improvement required, please comment on the section below.